नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का संपादकीय है और इसमें विषय है एआई डेटा सेंटर पेयजल संकट को और बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। एआई डेटा सेंटर है, आर्टिफिशियल डेटा सेंटर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर जो यूनिट्स से इकाई हैं उसमें असाधारण मात्रा में बिजली और पानी चाहिए होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग में बिजली की जबरदस्त जरूरत होती है और एआई वीडियो बनाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी को ठंडा करने के लिए पीने वाला पानी है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजली के संकट से तो सरकार विज्ञ है और इसलिए पीएम ने, प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान छोटे कैप्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए समझौता किया है, न्यूक्लियर प्लांट के लिए समझौता किया है। लेकिन देश में निजी सेक्टर्स को भी अनुमति दी है और लेकिन जिस देश में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए संघर्ष होता है, जिस देश में पीने के पानी के लिए संघर्ष होता है, वहां पानी की खपत 3 गुना होने लगी तो क्या यह जन आक्रोश को जन्म नहीं देगा? गूगल ने अगले 5 साल में 16 अरब डॉलर निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है और इस राज्य में पहले से ही जलस्तर काफी नीचे चला गया है। और यदि मैं बात करूं तो अन्य दक्षिण भारत के राज्यों की, वहां भी सेम खस्ता हालत है, यानी जल स्तर है ना, वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो अमेरिका में दुनिया के एआई डेटा सेंटर का 50% है, जबकि चीन में 10% है। और लेकिन अमेरिका के कई शहरों में इन केंद्रों में पेयजल की दोहन में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अमेरिका में कई शहरों में इन केंद्रों में पेयजल के दोहन से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और प्रदर्शन भी होने लगा है। भारत में ऐसे डेटा सेंटर अलगे 2 वर्ष में करीब दुगने हो जाएंगे और पानी की जरूरत भी इस अनुपात में बढ़ेगी। जबकि देश में 60 करोड़ आबादी जल संकट से जूझ रही है। भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, उसमें से 60 करोड़ लोग तो पानी के लिए जल संकट से जूझ रहे हैं और दुनिया की 18% आबादी है, फिर भी 4% ताजे पानी का जल भंडार है। अब बात करते हैं दैनिक जागरण के बारे में। ये अगला संपादकीय है दैनिक जागरण का, एसआईआर का दूसरा दौर। एसआईआर अपन देखा ना, अभी जो चुनाव से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वही है। तो अंततः चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में बिहार में यह काम किया गया था। दूसरे चरण के लिए जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है, उनमें से कई में अगले 1 वर्ष में चुनाव होने हैं। तो अच्छा होता है कि यह काम एक निश्चित अंतराल में होता रहता है। इसके लिए पहले एसआईआर करीब 2 दशक पहले किया गया था और कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि एसआईआर में इतना अंतराल न आने पाए, क्योंकि अब लाखों लोग नौकरी पेशे के चलते अन्यत्र चले जाते हैं और उनमें से अधिकांश वहीं बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने में आता है कि मृतकों के नाम से जो मतदाता सूची में बने रहते हैं, लेकिन नए लोगों के नाम उनमें दर्ज नहीं हो पाते हैं। जितना जरूरी यह है कि एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में स्थान न पाने पाए, उतना ही यह भी जरूरी है कि पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न होने पाए। तो मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं, अपितु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया आवश्यकता भी है। विडंबना यह है कि कुछ दलों को इस आवश्यकता की पूर्ति किया जाना रास नहीं आ रहा है। उन्होंने बिहार में एसआईआर को लेकर आसमान सिर पर उठाया और वोट चोरी के जुमले के सहारे सड़कों पर उतरने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खड़खड़ाया था। यदि उनकी दाल न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गली, न ही बिहार की जनता के बीच, इसलिए वे कोरा दुष्प्रचार कर रहे थे। यदि चुनाव का सामना कर रहे बिहार में वोट चोरी का जुमला सुनाई नहीं दे रहा, तो इसी कारण यहाँ की जनता ने यह समझा कि चुनाव आयोग ने जो किया है वह समय की मांग थी। इसे ही एसआईआर की प्रक्रिया से 2-4 होने जा रही राज्यों की जनता
को भी समझना होगा। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के लोगों को भी विशेष रूप से। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संकीर्ण राजनीति कारणों से एसआईआर के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है, और वह भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को उचित पाया है। क्या यह विचित्र नहीं है कि विपक्षी दल मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायत भी करते हैं और उनके पुनरीक्षण की विरोध भी। हालांकि उनके दुष्प्रचार की पोल खुल चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग को इसके लिए तैयार रहना हुआ कि विपक्ष शासित राज्य एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर सकते हैं, और उसे इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि मतदाता सूचियों को ठीक करने की प्रक्रिया में किस तरह की गलती ना हो पाए, क्योंकि विपक्षी दल छोटी छोटी बातों को तूल दे करके इस संवैधानिक प्रक्रिया को हीन। अगला एडिटोरियल देखते हैं, कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्य। कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्य, इसके बारे में देखते हैं। ये जगमोहन सिंह राजपूत हैं, लेखक, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक भी रहे। तो इस समय वे युवा चर्चा में हैं जो कार्यकारी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं। इनमें मिलेनियल्स और जनरेशन जी जैसे वर्ग शामिल हैं। जैसा कि पता है, जनरेशन जी का मतलब जो 1997 से 2020 के जन्मे हैं उनको जनरेशन जी, और 2012 के बाद में जो 2025-26 तक जन्म लिए हैं उनको मिलेनियल्स कहते हैं। तो यानी ये लोग युवा हैं और कार्यकारी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इससे संबंधित बातें हैं। तो इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा विश्वविद्यालयों में सीखी है, उसके सिद्धांतों तथा मूल्यों को पुस्तकों में पढ़ा है। ये सिद्धांतिक और व्यवहारिक लोकतंत्र में जो अंतर है उसे देख सकते हैं और अंतर का विश्लेषण कर समाधान के विकल्प सोच सकते हैं। जो कुछ इस पीढ़ी ने देखा है या सुना है और समझा है, जो कुछ विद्वानों से सीखा है या पुस्तकों में पढ़ा है, उसमें और लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में विशाल अंतर है और इन्हें असमंजस में डाल रहा है। इससे व्यग्रता जन्म लेती है और बढ़ती है और अनेक अवसरों पर वह उग्रता में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि बात करता हूं मैं श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल की घटनाओं को इस संदर्भ में विश्लेषित किया जा रहा है। एक दूसरा वर्ग भी उन लोगों का है जिनका जन्म परतंत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा के रूप में हुआ है। वे स्वतंत्र भारत के नागरिक बने और इन्होंने देश के विभाजन तथा आबादी को 40 करोड़ से 140 करोड़ होते हुए देखा है। उससे जुड़े अन्य परिवर्तनों से भी भली भांति प्रभावित हुए हैं, और ये भी लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की खुशबू से परिचय पाया है। इनकी अपेक्षाएं और आशाएं उस वातावरण में बढ़ रही थी जिसमें ऐसे अनेक व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उस पीढ़ी ने लोकतंत्र के जिस सैद्धांतिक लोकतंत्र से परिचय पाया था, उसी के अनुरूप सत्ता में लोगों को जीवन जीते देखा था, आज उसको लगातार विरूपित होते देख रहे हैं। इनके समक्ष ज्यादा विचलित करने वाली स्थिति है या उन युवाओं के समक्ष जिन्होंने भविष्य को जीना है, अपने भविष्य को जीना है या अपने लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयासों को प्रारंभ करना है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी अभी जैसे 21वीं सदी चल रही है, 2000 से
तो यानी जो 1901 से 1900 से लगा करके 1999 तक थी, जो 20वीं सदी थी, तो यानी 1990 1980 ये उत्तरार्ध हो जाएगा। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो देश प्रजातंत्र को अपना रहे थे, उनमें भारत में ही सबसे अधिक सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। भारत में प्राचीन परंपरा और परहित की सार्वभौमिक समझ के कारण ही लोकतंत्र व्यवस्थित ढंग से लागू हुआ और चलता रहा है। पर यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि त्याग, तपस्या और जन सेवा के जो मूल्य गांधी जी और उनकी पीढ़ी के लोग सिखा गए, वे सब कहाँ खो गए हैं। जैसे जैसे चयनित प्रतिनिधियों को सत्ता में मिलने वाले अधिकार एवं सुविधाएं मिली हैं, वे अपने निर्वाचकों को भूल गए हैं और संपत्ति के संग्रहण में खो गए हैं। पुलिस, कचहरी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकर होती है। हालांकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में सार्थक प्रयास किए गए हैं ताकि उनका जीवन सुधरे और अपना जीवन सम्मान और मानव गरिमा के साथ जी सके। परंतु समस्या यह है कि यदि ऊपर से नीचे तक अधिकांश सरकारी कर्मचारी नैतिकता के मूल्यों से विलग हो चुके हैं, तो अच्छे से अच्छा प्रयास कागजों पर जो दर्शाता है वह व्यवहारिकता में लगभग शून्य हो जाता है। आखिर भारत जैसे देश में जहां मानव मूल दर्शन में सर्वभूत हिते रत यानी सभी प्राणियों के हित में लगे रहना, इसको अंगीकार किया गया हो, वह नैतिकता बड़े स्तर पर तिरोहित होने के स्तर तक कैसे पहुंच गई है। क्या लोकतंत्र का अर्थ चुनाव जीतकर सत्ता में कोई पद पाना, या अगले 5 वर्ष तक हर प्रकार से संपत्ति का संग्रहण करना, या जन सेवा के स्थान पर अगला चुनाव जीतना मात्र रह गया है। चयनित प्रतिनिधियों ने अपने लिए सुविधाएं लगातार बढ़ाई हैं। संभवतः अधिकांश यह भूल गए हैं कि इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, कर्पूरी लाल ठाकुर, गुलजारी लाल नंदा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अनेक लोग हुए हैं जो सत्ता में रहे हैं, लेकिन केवल जन सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपना और अपने परिवार का सुख और संपत्ति, स्वजनों को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में भारत की वैश्विक साख सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन नैतिकता और मूल्यों के ह्रास की प्रक्रिया नहीं रुकी है। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1962 और 1965 के युद्ध के समय सभी पंथों, जातियों, वर्गों के लोग हर प्रकार के अंतर और भेद को भुलाकर सरकार के साथ खड़े हुए थे। विपक्ष और पक्ष या राजनीतिक दल जैसा कोई भेदभाव नहीं था। 1971 में इंदिरा गांधी को विजय का श्रेय देने में पक्ष विपक्ष पूरी तरह एक हो गया था। आज स्थिति यह है कि देश की सेना जो जानकारी देती है उस पर विपक्ष प्रश्न पूछता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपनी सनक में कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो उसे विपक्ष के नेता तोता रटंत करते हुए बिना अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए दोहरा देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो लगातार विदेश जाकर भारत की अस्वीकार्य आलोचना करते हैं। पाकिस्तान से देश की चयनित प्रधानमंत्री को हटाने में मांग करते हैं। देश के बुद्धिजीवियों, विद्वानों और राष्ट्र समर्पित युवाओं को गहन विचार विमर्श कर लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने की पहल करनी चाहिए। अगला ही बिजनेस स्टैंडर्ड का ये संपादकीय है, वैज्ञानिक प्रतिभाओं को हासिल करने का मौका। अजय शाह और प्रहलाद मुरली, जो कि लेखक एक्स KDR फॉर्म में क्रमशः शोधकर्ता हैं और स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। विभिन्न समाजों में नवाचारी व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जिनके जरिए युवा शोधकर्ताओं को संगठित किया जा सके, उन्हें वित्तीय मदद दी जा सके, उन्हें सही दिशा में बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे ही एक मूल्यवान ढांचा है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRL, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की इस अवधारणा में किसी तकनीकी की अवधारणा से लेकर उसकी क्रियान्वयन तक श्रेणीबद्ध किया गया है।
TRL 1 यानी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। TRL बुनियादी सिद्धांत वाला प्रतिष्ठान है और TRL 2 तकनीकी अवधारणा का निर्माण करता है। TRL 1 का है बुनियादी सिद्धांत वाला प्रतिष्ठान है और TRL 2 तकनीकी अवधारणा का निर्माण करता है और TRL 3 अवधारणा का प्रायोगिक सबूत है। शुरुआती चरण के ये TRL 1 से 3 तक मिलकर बुनियादी और प्रारंभिक चरण के अनुप्रयुक्त शोध का गठन करते हैं। मझोले चरण में यानी TRL 4 से 6 तक प्रयोगशाला में वैधता देने और उसके बाद प्रासंगिक माहौल में एक उपयुक्त नमूना बनाने की प्रक्रिया की जाती है। यह शोध एवं विकास की बुनियाद है कि TRL 7 और 9 तक वास्तविक प्रणाली होती है जहां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाता है। यह वर्गीकरण केवल अकादमिक नहीं है, अलग अलग TRL के लिए अलग अलग तरह के संगठनों और फंडिंग की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। TRL 7 और उससे ऊपर की तकनीकों के लिए बाजार की राह एकदम स्पष्ट है। इस अंतिम चरण के विकास और उसे व्यावसायिक बनाने के लिए निजी पूंजी उपलब्ध होती है जो कि बहुत कम होता है। क्या हासिल होगा यह स्पष्ट होता है और समय सीमा अपेक्षाकृत छोटी होती है। दिक्कतें शुरुआती चरणों में होती है। TRL 1 to 6 के लिए निजी फंडिंग बहुत कम मिलती है। यहाँ सरकारी फंडिंग की सख्त जरूरत होती है। पिछले 70 साल से अधिक समय से अमेरिकी सरकार दुनिया की इकलौती ऐसी सरकार है जो TRL 1 से 6 के शोध को मदद पहुंचाती है। उसने अमेरिकी विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं में फंडिंग की है जिससे ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इससे दुनिया को बेहद उत्पाद भी मिले हुए हैं। GPS को लेकर mRNA टीके तक तमाम नई तकनीक अमेरिकी सरकार के शोध एवं विकास व्यय से निकली है। GPS से लेकर के mRNA टीके तक वर्तमान में भारत में हर साल लगभग 350 अरब डॉलर का सेवा निर्यात करता है जिसका श्रेय अमेरिकी सरकार के अनुसंधान एवं विकास खर्च को जाता है, जिसने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, यूनिक्स और इंटरनेट जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को जन्म दिया है। वर्ष 2022 में अमेरिका की संघीय सरकार ने बुनियादी अनुसंधान के लिए 45 अरब डॉलर और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए 48 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया था। अब यह शोध तंत्र संगठित रूप से कमजोर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने TRL 1 से 6 स्तर की फंडिंग को निशाना बनाते हुए कई कदम उठाए हैं जो लोकप्रियता के नाम पर अभिजात संस्कृति पर हमले का हिस्सा है। अमेरिका के प्रस्तावित 2026 के बजट में बुनियादी अनुसंधान में 34% और कुल अनुसंधान में 22% की कटौती का उल्लेख है। इसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF की बजट में 55.7% की कटौती करके उसे 8.8 अरब डॉलर से घटा करके 3.9 अरब डॉलर कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के बजट में 39.9% की कटौती करके उसे 46 अरब डॉलर से 27.9 अरब डॉलर करने की बात कही है। यह दो एजेंसियां हैं जो TRL 1 और 2 स्तर के शोध के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार हैं। TRL 3 से 6 के स्तर पर भी हालात बेहतर नहीं है। ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय की बजट में 14% कमी आई है। नासा के विज्ञान शोध विभाग के बजट में 40.6% की कमी की गई है, यानी इसे 7.3 अरब डॉलर से घटा करके 3.9 अरब डॉलर कर दिया है। यह केवल बजट की कटौती नहीं है, यह काम करने वाले संगठनों को बाधित करने का प्रयास है। शोध प्रयोगशाला किसी नल की तरह नहीं होती है जिसे चालू बंद किया जा सके। यह एक जटिल संगठन होता है जो कई टीम के सहारे काम करता है। जब फंडिंग में कमी आती है तो टीमें बिखर जाती हैं। स्नातकोत्तर छात्र विशेष रूप से जो अपनी PhD के अंतिम चरण में होते हैं और विज्ञान क्षेत्र को छोड़ देते हैं। विशेषीकृत अनुसंधान सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। दीर्घकालिक शोध परियोजनाएं बीच में ही रोक दी जाती हैं जिससे वर्षों का शोध निष्फल हो जाता है।
और मूल्यवान डेटा अचानक छोड़ दिया जाता है। इसमें हिस्टेरिसिस प्रभाव होता है। यानी अगर ट्रंप के बाद फंडिंग पूरी तरह बहाल भी कर दी जाए तो भी ज्ञान और संगठनात्मक पूंजी पहले ही खो चुकी है। इन क्षमताओं को फिर से स्थापित करने में 1 दशक या उससे अधिक समय लग सकता है। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचार तंत्र के तेज और सुनियोजित विनाश को देख रहे हैं। अमेरिकी सरकार की वैश्विक बुनियादी स्रोत में अत्यधिक भूमिका को देखते हुए इन कटौतियों का दुनिया भर में ज्ञान उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। TRL 1-2 से इस तरह की फंडिंग में जो अंतर पैदा होगा उसे आसानी से नहीं भरा जा सकता। हालांकि निजी क्षेत्र की नीचे अपेक्षा की जा सकती है, वह स्वच्छ ऊर्जा जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगा, विशेष रूप से अपने डेटा सेंटर्स के लिए। बहरहाल यह उस प्रारंभिक TRL कार्य की भरपाई नहीं कर सकता है जिसे सरकार फंड करती है। TRL 7 स्तर पर मौजूदा निजी पूंजी उन विचारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए होती है जो TRL 1-6 की शोध प्रक्रिया से निकलते हैं, परंतु जब ऐसे विचार ही कम होंगे उन्हें व्यावसायिक रूप से देखने के अवसर भी घटेंगे। इसका असर आने वाले दशकों तक उत्पादकता वृद्धि और वैश्विक GDP वृद्धि में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। हमने ऐसा पहले भी होते हुए देखा। 1920 के दशक में जर्मनी विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से भौतिक और रसायन में निर्विवाद वैश्विक नेता था, लेकिन 1933 में सत्ता में आई नाजी सरकार एक लोकप्रिय सरकार थी जिसने बहुसांस्कृतिक अभिजात वर्ग के खिलाफ जन आक्रोश को बुनाया था। अनुमान है कि जर्मनी के लगभग 25% भौतिकी विज्ञान और जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स बोर्न और लियो सिलार्ड जैसे 11 नोबेल पुरस्कार विजेता
पूर्व या भविष्य के शामिल थे जर्मनी छोड़कर चले गए थे, और गोटिंगेन विश्वविद्यालय जैसे विश्व के श्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान नष्ट हो गए थे। इसमें सिर्फ 1 साल लगा था। 1934 के महान गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट ने नाजी शिक्षा मंत्री से कहा कि गोटिंगेन में गणित अब वहां ऐसा कुछ नहीं बचा है। यह बताता है कि ज्ञान और नवाचार की नींव को कमजोर करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। यानी सीधी सी किसी चीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है, मिटाने में वक्त नहीं लगता है। उस दौर में अमेरिका शोधकर्ता के लिए उम्मीद कर केंद्र बनकर उभरा और वे वहां जाकर के काम कर सके। दुनिया भर की सरकारों और परोपकारों को इन हालत को समझना चाहिए। उन्हें TRL 126 के बीच पढ़ने की कमी को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें अमेरिका छोड़ने वाले लोगों को वीजा और नौकरी और वित्तीय मदद देने के लिए तैयार रहना हुआ, चाहे वे किसी भी देश के हों। भारत में एजेंडा होना चाहिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का निर्माण, ताकि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की शोध एवं विकास संस्थाओं को प्रभावी रूप से वित्त पोषित किया सके। TRL 126 इस तरह के अनुसंधान के लिए सार्वजनिक संस्थानों का आवंटन और वीजा नियमों में संशोधन, ताकि शोध प्रतिभाओं के लिए भारत में प्रवास आसान हो सके। 1989 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब भारत के पास ऐसा ही अवसर था। वह पूर्वी यूरोप के शोधकर्ताओं को अपने साथ कर सके। हमने यह अवसर गंवा दिया क्योंकि भारत खुद कमजोर था और मुश्किलों से घिरा था। इस बार हमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। जनसंख्या का एडिटोरियल है पारदर्शिता का तकाजा। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अब दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। ये अपनी अहमियत है। दरअसल बिहार में यह सवाल उठाया गया था कि चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा था, तब आयोग ने अचानक SIR की शुरुआत क्यों कर दी? ऐसा केवल बिहार में ही क्यों किया गया था? तब यह भी कहा गया था कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में पर्याप्त वक्त है, अगर वहां पहले ही SIR कराए तो बेहतर है। मगर निर्वाचन आयोग शायद बिहार विधानसभा के लिए चुनाव में मतदाता सूची को शुद्ध करने की इच्छा रखता था। इसलिए काफी सवाल उठने के बावजूद आखिर SIR को अंजाम दिया गया था। अब अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में SIR होगा, जिसके बाद आयोग का मानना है कि इसके जरिए संबंधित राज्यों की मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सके। ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि चुनाव में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से या फिर किसी का नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। इस तरह के कई अन्य मामले के आधार पर मतदाता सूची में अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर आवाज उठती नहीं। मगर बिहार में SIR के क्रम में जिस तरह लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि SIR के बहाने बड़ी संख्या में वैसे मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए जो पात्र थे। आयोग की इस दलील से किसी को भी इनकार नहीं होगा कि किसी भी चुनाव में केवल वैध और पात्र मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार हो, लेकिन जिन लोगों का निधन हो गया है, जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद है, या फिर जो स्थायी रूप से एक जगह से दूसरे शहर में विस्थापित हो गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। मगर यह सवाल बना रहेगा कि मतदाता सूची में से किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों हटे जो वैधता की कसौटी को अपनी पूरी पात्रता रखते हैं। अगर जिन राज्यों में SIR की घोषणा हुई है उसमें खबरों के मुताबिक कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य रूप से यह एक बड़ा बिंदु था जिस पर बिहार में SIR के दौरान काफी सवाल उठाए गए थे। दरअसल बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम कायम रखने के लिए आयोग ने कुछ दस्तावेज जमा कराने का अनिवार्य कर दिया था, जिसमें आधार को मान्य नहीं बताया था। हालांकि इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद निर्वाचन आयोग को SIR की प्रक्रिया में दस्तावेज और प्रक्रिया संबंधित शर्तों में बदलाव करने पड़ेंगे। इस सबके मद्देनजर आगे यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि SIR की समूची प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
इस संबंध में बिहार में हुए एसआईआर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में जो सवाल उठे हैं और उस अदालत की ओर से जो सुझाव या निर्देश सामने आए हैं, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग अब इस प्रारूप में एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करा सकता है, जो पूरी तरह से विवाद रहित हो और किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं हो। अगला, भारत की नई अफगान नीति। ब्रह्मदीप अलू ने लिखते हैं, कूटनीति एक गतिशील और एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कूटनीति एक गतिशील और एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तालिबान शासित अफगानिस्तान में भारत के तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलने के निर्णय से स्पष्ट है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में कूटनीति अपेक्षाकृत ज्यादा व्यवहारिक और यथार्थवादी हो गई है। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु है। इसी कारण क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार मार्गों और सामरिक संतुलन में इसकी विशेष भूमिका है। यही वजह है कि भारत पहले की तरह अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना चाहता है। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आया था तो इसे पाकिस्तान के लिए बेहतर स्थिति माना गया था, मगर भारत ने कूटनीतिक दूरदर्शिता को दिखाते हुए तालिबान से सीमित संवाद रखा। पहले की तरह अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देना जारी रखा। भारत और तालिबान के बीच बढ़ते राजनयिक संबंधों तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच डूरंड रेखा पर भीषण संघर्ष से उपजे हालत को भारत के लिए रणनीतिक बढ़त और पाकिस्तान की बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के आपसी संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से काफी घनिष्ठ रहे हैं। अफगानिस्तान की राजनीति में भारत की भूमिका शांति, पुनर्निर्माण और स्थायित्व को केंद्र में रखकर रही है। भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं चलाई हैं, जिनमें संसद भवन, सलमा बांध और जरांज दिलाराम उच्च मार्ग प्रमुख हैं। ये परियोजना अफगानिस्तान जनता के बीच भारत की सकारात्मक छवि बनाती है। हालांकि भारत का तालिबान के साथ संबंध कभी भी सीधे और स्पष्ट नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान में यह संबंध राजनयिक संतुलन और सुरक्षा चिंताओं और राजनीतिक दूरदर्शिता पर आधारित है। यह माना जाता है कि अफगानिस्तान में मजबूत दिखने वाला देश मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक के व्यापार मार्गों पर प्रभाव डाल सकता है। यह क्षेत्र भारत मध्य एशिया संपर्क योजनाओं के लिए अहम है। अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से जुड़ी है। भारत को आशंका रहेगी अगर अफगानिस्तान अस्थिर रहता है तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन वहां से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। तालिबान से बेहतर संबंध कायम होने से भारत की सुरक्षा चिंताएं कम हो सकती हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान तक एक रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा और संपर्क मार्ग इन तीनों भूमिका में महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पश्चिम में ईरान से तथा उत्तरी सीमा मध्य एशियाई देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान सुदूर उत्तर पूर्व में चीन से सीमा साझा करता है और तुर्कमेनिस्तान और ईरान दोनों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अजरबैजान की सीमा से भी करीब हैं। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, चीन और अजरबैजान की चुनौतियां बड़ी हैं। ऐसे में इन देशों पर रणनीतिक बढ़त लेने के लिए भारत और अफगानिस्तान से बेहतर संबंध और प्रभावशाली भूमिका में होना आवश्यक है। अफगानिस्तान के एक और पड़ोसी देश तजाकिस्तान तथा भारत के बीच राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने फरखोर में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है। यह पाकिस्तान और चीन के करीब है, इसलिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के लिए तजाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति का बड़ा महत्व है। यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में निगरानी और सुरक्षा साझेदारी और सैन्य उपस्थिति का अवसर देता है। तजाकिस्तान मध्य एशिया के उन गिने चुने देशों में से जो भारत के साथ लगातार घनिष्ठ सैन्य और राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। भारत के लिए यह देश न केवल ऊर्जा और व्यापार का प्रवेश द्वार बन सकता है, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत द्वारा निर्मित जरांज दिलाराम उच्च मार्ग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, जो भारत को मध्य एशिया तक पहुंचाने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियां भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन एवं पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग की जाल को भेदने के तौर पर भारत ने चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर एक सामरिक कदम उठाया था। अभी यह अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित है, लेकिन परिस्थिति के बदले ही चाबहार भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं का केंद्र बन सकता है। इस बंदरगाह के पूरी तरह प्रभाव में आते हैं अरब सागर से उड़ती समुद्री हवाओं को ग्वादर के जरिए भारत भेजकर तूफान पैदा करने की पाक चीन की कोशिशें पस्त पड़ सकती हैं। चाबहार पत्तन पाकिस्तान चीन के महत्वाकांक्षी ग्वादर बंदरगाह के महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक सीधी पहुंच बनाने में कामयाब हो रहा है। इसके माध्यम से भारत के लिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए बिना समुद्री मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। चाबहार से भारत की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी व्यापार गलियारा के रास्ते यूरोप तक हो सकती है। भारत के लिए यह केवल एक व्यापारिक मार्ग ही नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक अवसर है। इसीलिए इससे भारत की ऊर्जा और व्यापार और वैश्विक संपर्क की शक्ति में वृद्धि होगी। वह चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सफल होगा। यह गलियारा भविष्य में यूरोप एशिया के बीच एक वैकल्पिक व्यापार धुरी बन सकता है। अब तक भारत के लिए यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से समुद्री व्यापार करना बेहद खर्चीला है। चाबहार बंदरगाह बनने से यूरोप तक पहुंचने का मार्ग वर्तमान के समुद्री मार्ग से करीब 40% छोटा है। इस मार्ग से परिवहन की लागत में 30% तक की कमी आ सकती है। चाबहार पर समझौते से हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में शक्ति संतुलन भी स्थापित होगा, जो चीन के समक्ष पक्ष में झुका दिख रहा था। अफगानिस्तान का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है। यह पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की नापाक साजिशों का शिकार रहा है। 1990 के दशक में जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की, तो पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में से एक था जिन्होंने उस मान्यता दी थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तालिबान ने पाकिस्तान का सैन्य संसाधन बनने से इनकार कर अफगानिस्तान की दूरगामी हितों को आगे बढ़ाने की नीति के तहत भारत के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान शरणार्थियों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देकर वहां के लोगों के बीच स्थायी संबंध बनाए हैं और दीर्घकालिक सहयोग और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया है। भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान की स्थिति चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वह भारत की सक्रिय उपस्थिति प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दूसरे देशों के प्रभाव को भी कम करेगी। बहरहाल भारत ने व्यावहारिक कूटनीति को अपनाकर अफगानिस्तान से संवाद और मानवीय सहायता के रास्ते खोल रखे हैं, ताकि वह अपनी रणनीतिक हितों की रक्षा कर सके। अफगानिस्तान जनता को भी समर्थन दिया जा सके। अगला है हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल है देशव्यापी SIR के संबंध में अपने 2 एडिटोरियल और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। कि 12 राज्यों में अभी अपने देखा था कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण है, SIR कहते हैं इसको, कि चुनाव आयोग की एक घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। सोमवार को SIR के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश को बताया है कि इस महान अभियान में 1 दर्जन सूबों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम की जांच की जाएगी और 7 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट यानी VLA इस काम को अंजाम देंगे। निसंदेह एक सफल लोकतंत्र की पहली पहचान यही है कि उसकी चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों का भरोसा हो। उसकी राजनीतिक पार्टियां जनादेश को सिरोधार्य करते हुए सुचारू रूप से सत्ता हस्तांतरित करती हैं। भारतीय लोकतंत्र इसी आदर्श से संचालित रहा है। पहले आम चुनाव से लेकर के आज तक सरकारों और निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के कई कदम उठाए हैं।
इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से लेकर आदर्श आचार संहिता लागू करने, उम्मीदवारों को अपने खिलाफ कायम आपराधिक मुकदमों की घोषणा करने के लिए बाध्य किए जाने और 2 साल से अधिक की कैद की सजा पाए लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कई उपाय शामिल हैं। यकीनन इस कदम का कमाविश असर हुआ है, मगर मतदाता सूची के गहन निरीक्षण का काम काफी समय से नहीं हुआ। पिछली बार 2004 में देशव्यापी FIR हुआ था। इसके कारण हमारी मतदाता सूची कई तरह की विसंगतियों का शिकार होती गई है। इसमें नए मतदाताओं के नाम तो जुड़ते गए, मगर मृत लोगों के नाम ठीक से नहीं कटे थे, बल्कि एक ही मतदाता के नाम कई जगह की सूची में दर्ज होते गए। बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया है, इन विसंगतियों की तस्दीक करता है कि वहां करीब 47 लाख नाम अंतिम तौर पर हटाए गए हैं। उचित तो यही था कि चुनाव आयोग 24 के आम चुनाव के बहुत पहले इस काम को अंजाम देता, मगर अब इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उनको संशोधित करने का अधिकार देती है। यह उनका बुनियादी कर्तव्य भी है, मगर ऐसा करते हुए उसे देश के राजनीतिक दलों को भरोसा में लेना चाहिए, क्योंकि वे इस पूरी प्रक्रिया के बेहद महत्वपूर्ण हितधारक हैं। दुर्योग से हालिया कुछ वर्षों में आयोग के रूप में विवादों को अधिक जन्म दिया है। विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से मिलने में आनाकानी, मतदान के बाद कई दिनों तक वोट प्रतिशत में इजाफा आसानी से लोगों के गले नहीं उतरता। तब तो और जब तक हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, इस अविश्वास ने ही बिहार में SIR की कवायद को उतने विवादों में घसीटा और अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की नौबत आ गई। जाहिर है इस चुनाव आयोग की छवि को ही चोट पहुंची है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों की भी यही महत्ता होती है, जिम्मेदारी होती है कि वे सिर्फ दोषारोपण करने तक सीमित न रहें, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस तरह नागरिक संगठनों के लिए यह सक्रिय होने का समय है। उनकी निगरानी BLA के काम को और अधिक सरल सटीक बना सकती है। कुल मिलाकर पूरे देश में एक साथ एक चुनाव कराने का सपना दिखाने वाले चुनाव आयोग के सामने अभी प्राथमिक जिम्मेदारी को निर्विवाद रूप से पूरा करने की चुनौती है। इस टाइप से आज के ये एडिटोरियल समाप्त हो जाते हैं। 3 एडिटोरियल अपन ने SIR पे ही देखे थे। ये एडिटोरियल बहुत ही शानदार अफगानिस्तान के ऊपर देखा था कि भाई कैसे अफगानिस्तान के साथ हमारी नीति रहनी चाहिए, क्या बाहर बंदगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, और ये पारदर्शिता का चुनाव आयोग से संबंधित था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, PLR से संबंधित इसमें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।